तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ग्राउंड वाटर इन इंडिया का। इसके अंदर इन्होंने हमें एक एविडेंस दिया है, एक इन्होंने सर्वे के लिए हमें बता रखा है कि जो ग्राउंड वाटर है आजकल वो भी बहुत सीरियस थ्रेट बन चुका है। क्यों? क्योंकि लोग उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिससे ग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है। तो 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनके अंदर 4 मीटर तक ग्राउंड वाटर कम हो चुका है, और 1/3 कंट्री का पार्ट ऐसा है जो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि 25 ईयर्स तक, आने वाले 25 ईयर्स तक जो 60% कंट्री है, अगर वो भी इसी तरह ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ करेगी तो आने वाले फ्यूचर की जो जनरेशन है उसके लिए पानी एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ है ये कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा है? पंजाब एंड वेस्टर्न यूपीज में। ठीक है, और अब बात आती है कि वो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ क्यों करते हैं। क्या ओवर यूज़ के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता? तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही देखा है कि हमें रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो आने वाली जनरेशन को वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, उनकी स्कैरसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर एक पहला एग्जाम्पल था जो रीन्यूएबल रिसोर्स है कि थोड़े टाइम बाद वापस जनरेट हो जाता है, जैसे रेन से हो जाएगा। लेकिन अगर लोग जितना वो जनरेट होता है उससे ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो फिर जनरेट भी कैसे ही होगा, तो वो जनरेट का कुछ भी मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, सेकंड हम जो बात करते हैं वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे ऑयल है। ठीक है, ऑयल का हमें पता है कि जहाँ से हमने एक बार ही उसका निकाल लिया, ऑयल का प्रोडक्शन जहाँ से हमने एक बार ही कर लिया तो बहुत टाइम तक उस जगह पे ऑयल नहीं प्रोड्यूस होता, फिर हमें कोई नई जगह ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो आपकी बुक में डाटा दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि कौन से वर्ल्ड में या कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा ऑयल का यूज़ और ओवर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल वाला देखो, इस टेबल ने हमें ये एक एस्टिमेट दिया है कि क्रूड ऑयल कौन सी कंट्री में कितना कितना एज अ रिजर्व है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है कि अगर जिस हिसाब से लोग आज के टाइम पे क्रूड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे हमें ऑयल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेजेंट रेट है जो ऑयल का यूज़ होने का वो बहुत ज़्यादा है। तो जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल ही और चलेंगे, फिर हमारे पास ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हर एक कंट्री को अलग अलग टाइप की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के खुद के पास ऑयल का स्टॉक नहीं है, इसलिए वो इम्पोर्ट करती है, ऑयल मंगवाती है। अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए तो बर्डन है, क्योंकि फिर इम्पोर्ट कम होगा और लोगों को ऑयल कम प्रोवाइड होगा। और जैसे कंट्रीज़ है, यूएसए है, और वहाँ पे क्या है, ऑयल बहुत कम रिजर्व में रह गया है, मतलब उनके पास एज अ रिजर्व ऑयल बहुत कम है, और इसलिए ऑयल है वो हमारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्योंकि हमारे पास ऑयल की कमी हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, अब आप टेबल में देखोगे जो मिडल ईस्ट है 2017 में उसके पास 808,000 मिलियन बैरल्स ऑयल का रिजर्व था, लेकिन जो यूएसए है उसके पास 50 ही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अमेरिका के पास ऑयल एज अ रिजर्व बहुत कम है। फिर इन्होंने आगे नंबर ऑफ ईयर्स बताए हैं कि इतना ऑयल कितने टाइम तक चल सकता है। तो मिडल ईस्ट का जो है वो 70 ईयर तक, मतलब मिडल ईस्ट के पास तो ऑयल का स्टॉक है, लेकिन यूएसए में देखें तो सिर्फ वो 10.5 ईयर, जो कि बहुत कम है। और इंडिया के पास तो ऑयल है ही नहीं है, प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए वो ऑयल दूसरी कंट्री से मंगवाती है। तो हमें इस सिनेरियो से ये पता चल रहा है कि अगर ऑयल की कमी आ गई या फिर ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो हमारी इंडिया को, हमारी कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अच्छे से नोट प्रिपेयर कर लो, जो जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया था सब अपनी नोटबुक में लिख लो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।